केम छो नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम के ऊपर। छोटे में स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक जो हमारा मेन फोकस रहता है वो हमारी पढ़ाई पे रहता है। लेकिन कॉलेज खत्म होते एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में एक अच्छी पोजीशन के लिए जॉब ढूंढने लगता है या तो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए होती है, एक अच्छी स्टेबल जॉब चाहिए होती है जो उसको एक अच्छा इनकम जनरेट करके दे पाए। लेकिन क्या ऐसे जॉब से वो रिच बन पाएगा? नहीं। शायद वो अपने घर को अच्छे से चला पाए, शायद वो अपने सारे खर्चे निकाल पाए, लेकिन क्या वो इससे रिच बन पाएगा? एक अच्छी स्टेबल जॉब एक अच्छा इनकम जनरेट करके तो देती है, लेकिन बात यहाँ रिच बनने की हो रही है, जिसके लिए हमें एक अच्छा इनकम जनरेटिंग वे चाहिए होगा, जिसके लिए हमें इनकम को अच्छे से समझना पड़ेगा पहले। तो इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाई जिसमें हम अच्छे से समझेंगे कि इनकम क्या होता है, इनकम के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं और कौन सा इनकम हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के लिए हेल्प करेगा, मतलब मिडिल क्लास वाले ट्रैप से निकाल के रिच बनाएगा। तो इनकम को समझने के लिए हमें उसके पहले वेज समझने पड़ेंगे कि किस किस तरीके से इनकम आ सकता है। देखो, ब्रॉडर देखा जाए तो इनकम लाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। अब इन दोनों को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यही दोनों वो चीजें हैं जो एक रिच समझ जाता है एंड वो एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम पे ज्यादा काम करता है। इसलिए हमको इनकम को अच्छे से समझना पड़ेगा, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो इनकम के टाइप में सबसे पहला टाइप आता है एक्टिव इनकम। ये सबसे बेसिक इनकम का टाइप है, बिकॉज इंडिया में पुअर हो, मिडिल क्लास हो या रिच हो, वो सबसे पहले जो काम करेगा वो अपनी एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए करेगा। इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। पहली बात तो एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, मतलब हमको एक्टिवली काम करना होता है। एक्टिवली काम करने का मतलब है अगर हमें एक्टिव इनकम जनरेट करनी है तो हमें लगातार उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर हम काम करेंगे तो हमें इनकम मिलेगी और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें इनकम नहीं मिलेगी। इसमें मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है लॉन्ग आवर्स। इसमें कैसा होता है कि एक्टिवली काम तो करना होता है, लेकिन हम जितने देर तक काम करेंगे उतने देर तक की हमें इनकम मिलेगी। मतलब मैंने कोई एक कंपनी में 9 to 5 जॉब एक्वायर कर ली। अब उस कंपनी के लिए अगर मैं 9 to 5 जॉब करूंगा, मतलब अगर मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जॉब कर रहा हूं तो मुझे उसकी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इसमें एक्स्ट्रा आवर्स लगाए, 9 to 6 जॉब किया, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स मैंने जॉब के लिए ही यूज किए, तो शायद मुझे उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिले, मतलब सैलरी में मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब इसमें हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन तो चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ में हम जितना लॉन्ग आवर्स तक काम करेंगे उतना ही ज्यादा हमें और बेनिफिट होगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। अब हमें पता है कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कितना हमने छुट्टी पाड़ी है, तो कितने दिन हमने कम काम किया है, तो कितने दिन हमने लॉन्ग आवर्स तक काम किए, इसलिए हमें रिजल्ट हमेशा मालूम रहता है कि हमें इतने देर का अपने को इतना पैसा मिलता है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ मंथ कितनी सैलरी हमारा हायर लेवल वाला इंसान देगा, मतलब हमारा बॉस देगा। इसलिए इस टाइप की इनकम जो होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है लीनियर रिलेशनशिप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब ये ग्राफ देख के ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा हार्ड मैथ्स यूज हुआ होगा, एकदम बेसिक सा ग्राफ है। इसको मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने समझा होगा तो ये ग्राफ भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें हमने क्या क्या सीखा, एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहला चाहिए होता है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब हम लोग को एक्टिवली काम करना होता है। सेकंड मैंने लिखा है लॉन्ग आवर्स। हम अगर लॉन्ग आवर्स तक काम करेंगे हमें पैसा मिलेगा, हम अगर लॉन्ग आवर्स तक काम नहीं करेंगे तो हमारी जो फिक्स सैलरी है उतनी हमें मिलेगी। थर्ड मैंने लिखा है प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स में मैंने क्या बताया कि हम जितने देर तक काम करेंगे उतने देर की सैलरी मिलने वाली है, तो एट द एंड ऑफ मंथ हमें आइडिया होता है कि हमें कितना सैलरी मिलेगा बॉस के द्वारा। इस वजह से इसका जो रिजल्ट होता है प्रेडिक्टेबल होता है। अब चौथा पॉइंट समझने के लिए हमें 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। चौथा पॉइंट में मैंने एक एक्सिस पे आउटपुट लिखा है और एक एक्सिस पे इनपुट लिखा है। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने समझ लो 5 रुपए का इनपुट किया, मतलब 5 रुपए जितना का मैंने काम किया है, तो मुझे उसके बदले में सीधा यहाँ पे मुझे 5 रुपया ही मिलेगा। अगर मैंने 10 रुपए का काम किया, मतलब मैंने 5 रुपए के कंपैरिजन में ज्यादा काम किया है, 10 रुपए का काम किया है, तो मुझे उसके हिसाब से मुझे 10 रुपया ही मिलेगा। मतलब मैं जितना काम करूंगा उसके रिस्पेक्ट में मुझे आउटपुट मिलने वाला है। मैं जितना इनपुट लगाऊंगा उतना मुझे आउटपुट मिलेगा। मैंने अगर जितना ज्यादा इनपुट लगाया मुझे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए अगर हमने ऊपर के 3 पॉइंट समझे होंगे तो हमें ये ग्राफ भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितना हमने इनपुट लगाया है और कितना हमें आउटपुट मिला। मतलब लीनियर रिलेशनशिप रहता है इनपुट और आउटपुट का, जितना आपने इनपुट डालते हैं उतना हमें आउटपुट मिलता है। मैंने लिखा है इसके एग्जांपल्स की एक्टिव इनकम कैसे कैसे जनरेट की जा सकती है। तो इंडिया में जितना भी 9 to 5 या तो पार्ट टाइम जॉब होता है, वो पार्ट टाइम जॉब वर्ड जब भी यूज होगा वो हमारा एक्टिव इनकम में ही आ जाएगा।
बिकॉज जॉब हम हमेशा फिक्स टाइम के लिए करते हैं एंड वो फिक्स टाइम रहता है, उसके हिसाब से हमको इनकम मिलता है एंड वो इनकम हमारा हाई लेवल का जो भी बॉस होगा वो हमें इनकम देता है। अगर मैंने 9 to 5 जॉब किया तो मुझे 9 to 5 के हिसाब से इनकम मिलेगा। अगर मैंने पार्ट टाइम में कुछ आवर्स तक काम किया तो उस आवर्स के ऊपर मेरे को पैसे मिलते हैं। सेकंड मैंने लिखा है वेज वर्कर। वेज मतलब क्या होता है? दिहाड़ी। जो इंसान दिहाड़ी पे काम करता है, लाइक मजदूर हो गया, मजदूर का एक दिन का पैसा उसे एट द एंड ऑफ डे मिलता है। एट द एंड ऑफ डे मिलेगा मतलब उसको हर दिन काम करने का पैसा मिलता है। अगर उसने किसी दिन काम नहीं किया उसे पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो एक हफ्ते तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसके पास इनकम तो आ गई, लेकिन अगर वो 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ा तो उस टाइम की इनकम उसे नहीं मिलेगी। इवन वो लॉस में अलग चले जाएगा, बिकॉज अगर वो बीमार पड़ा है तो उसको खर्चा भी होगा दवाई एंड ऑल का। थर्ड मैंने लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला इंसान, मतलब गवर्नमेंट के लिए जॉब करने वाला इंसान। देखा जाए तो ये जॉब के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, लेकिन इनकम के बेसिस पे देखा जाए तो ये भी एक्टिव इनकम जनरेट करके ही देता है। चौथा मैंने लिखा है पार्ट टाइम जॉब। अब जब मैंने जॉब की बात करी ली तो पार्ट टाइम जॉब को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जितने मतलब मैंने 2 आवर्स किसी के लिए काम किया, कोई कंपनी में काम किया तो फ्रीलांसिंग की तो मुझे उस 2 आवर्स के पैसे मिलेंगे एंड अगर मैंने वो 2 आवर्स से काम नहीं किया तो मुझे उनके पैसे नहीं मिलेंगे। पांचवा मैंने लिखा है टीचर। टीचर भी एक जॉब हो गई। तो इतना एक्टिव इनकम के लिए बहुत हो गया। अब हम पैसिव इनकम को समझते हैं। अब जो यहाँ पे पीपीटी में सारी चीज़ें लिखी हुई वो सारी एक्टिव इनकम के तो अपोजिट है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो रिच इंसान होता है वो हमेशा इन सारी चीज़ों पे ही फोकस करता है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है पहले तो इसको समझना पड़ेगा। पैसिव इनकम मतलब ऐसा इनकम जिसके लिए हमें खुद काम नहीं करना होता, हम एक सिस्टम बना देते हैं जो सिस्टम हमें काम करके देता है। अब वो सिस्टम में कितने लोग काम कर रहे हैं, हम उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एंड हम खुद उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं अपने लिए। इसके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब इसका मतलब ये कि हमें बिल्कुल काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं। पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए हमें थोड़ा इनपुट तो डालना ही पड़ता है। कोई भी काम हो लेकिन हमें थोड़ा इनपुट तो अपना डालना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि पैसिव इनकम को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमको बिल्कुल काम नहीं करना पड़ेगा। हम अगर कोई बिजनेस चालू करने के बारे में सोच भी रहे जो हमें पैसिव इनकम जनरेट करके देगा तो उसके लिए भी हमने काम किया है। क्या काम किया है? हमारे दिमाग का यूज़ किया है। इसलिए हम पैसिव इनकम के लिए भी हमारा दिमाग या तो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमें स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा इनपुट तो डालना ही पड़ेगा। तो मेरा पहला पॉइंट जो नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको लेके कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा इनपुट डालना पड़ता है, तब हमें एंड में अच्छा खासा आउटपुट मिलता है। आउटपुट जब मिलता है पैसिव इनकम से तो वो इतना अच्छा होता है बिकॉज हम काम भी नहीं कर रहे हैं एंड हमारा सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है एंड मेरा दिमाग क्योंकि उसमें यूज़ हुआ है इस वजह से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है नो आवर्स और मिनिमल आवर्स। देखो पहला पॉइंट अगर जैसे समझो उसको सेकंड पॉइंट समझ ही आ गया होगा कि स्टार्टिंग में मिनिमल आवर्स लगते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा इनपुट हमारा लगता है। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट होगा उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसिवली वो इनकम वो सिस्टम हमें जनरेट करके देती जाएगी। इसलिए सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि नो आवर्स है तो मिनिमल आवर्स, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़े आवर्स देने पड़ते हैं एंड उसके बाद ज़्यादा आवर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है नॉट प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद श्योर नहीं होते कि हमारा जो पैसिव इनकम वाला सोर्स है वो हमें कितना कमा के देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का एक पार्ट होता है। प्रॉफिट होगा तो भी अच्छा खासा होगा एंड लॉस होगा तो हमें ऐसा सिस्टम बना के रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर लॉस के बाद हमारा दूसरा बैकअप वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है नॉट प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम अगर काम करना बंद कर देता है और अगर हमारे पास दिमाग है तो हमारा बैकअप वाला सिस्टम काम में आ जाएगा एंड हमारे जो रिजल्ट है वो सही रहेंगे, लेकिन हम एक्चुअल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब हमारा सिस्टम काम करेगा एंड कब हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा अचानक से। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है रिलेशनशिप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब यहाँ पे जो ग्राफ आया है उसको देख के घबराना मत, इसमें भी सिंपल सा मैथ्स यूज हुआ है, लेकिन अगर आपने ऊपर वाले 3 पॉइंट समझे होंगे तो ये वाला ग्राफ भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले तीनों पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। पहला लिखा है नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है नो आवर्स है तो मिनिमल आवर्स। नो आवर्स मिनिमल आवर्स में मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग में थोड़ा इनपुट देना पड़ता है एंड उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो भी हमारा पैसिव इनकम वाला सिस्टम हमें काम करके देगा, मतलब प्रॉफिट निकाल के देगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है नॉट प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है उसके लेके हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने टाइम तक ये रिजल्ट सेम रहेगा, या तो ऊपर हो जाएगा या तो नीचे हो जाएगा, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। एंड चौथा पॉइंट मैंने लिखा है आउटपुट वर्सेज इनपुट का ग्राफ। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है जे। ये जे अल्फ़ाबेट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
पहला जो पॉइंट मैंने लिखा था नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसमें ही मैंने बताया था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस वर्क तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें स्टार्टिंग में थोड़े इनपुट देने पड़ेंगे। वही है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये इनपुट वाली लाइन में हमने थोड़ा इनपुट दिया एंड हमें आउटपुट तो मिल रहा था, लेकिन वो बहुत धीमे धीमे था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा, एक ब्रेक पॉइंट आया जिसके बाद हमने इनपुट देना बंद कर दिया, तो भी वो सिस्टम हमें आउटपुट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट की वैल्यूज बढ़ते जा रही है, हमारे आउटपुट मिलते जा रहा है। ये ग्राफ जो समझ गया उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो ये समझ गया है कि ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है। ये ग्राफ हमें समझाता है कि हमें एक पॉइंट तक इनपुट देना है एंड उसके बाद इनपुट हम नहीं देंगे तो भी वो सिस्टम हमें काम करके देगा, वो सिस्टम हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा, हमें वो आउटपुट देगा, वो हमें इनकम देगा। हमें कौन सी इनकम देगा? पैसिव इनकम देगा। एंड पांचवा जो मैंने पॉइंट लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पैसिव इनकम को अगर सब समझ जाते तो सभी रिच होते हैं, लेकिन पैसिव इनकम को वही लोग समझते हैं जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। अब वो लोग कौन है वो समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एम्प्लॉइज। देखो 9 to 5 जब हम जॉब कर रहे होते हैं तब हमें पता है कि हमारा जो बॉस है उसकी कंपनी है एंड वो कंपनी के थ्रू बहुत सारे डील्स करता है जिसे मैनेज हम करते हैं, जिसकी अकाउंटिंग हम करते हैं, इसका लेन देन प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं। लेकिन वो कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसके हाथ में जाता है? हमारे बॉस के पास जाता है, जिसने हमें हायर किया है। मतलब बॉस जो है कंपनी का, जो खुद काम नहीं कर रहा, लोगों को रख रहा है, लोगों को काम पे रख रहा है, लोगों को हायर कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। क्यों? बिकॉज उसे पता है कि वो जिसे हायर कर रहा है वो उसके लिए काम करके देंगे एंड उसकी कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे। एंड इसलिए कहा जाता है कि जॉब करने वाले सिर्फ जॉब करते रह जाते हैं, लेकिन वो जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं उस कंपनी का हेड सारा प्रॉफिट लेके जाता है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है एसेट ओनर्स। अब एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इसको समझने के लिए आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ किए। लेकिन सिंपली हम एसेट को ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें पैसा कमा के दे, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी कि जो हमें रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगी। ऐसी जो चीज़ होती है जो हमें रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करके देती है, रेगुलर इंटरवल पे इनकम जनरेट करके देती है, उसे कहा जाता है एसेट। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है, इसको समझने के लिए एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो लगेगी। लेकिन वो जो लैंड होता है ना, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती जाती है, जिसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। एंड अगर उसमें हमने थोड़ा काम कर दिया, उसको थोड़ा और अच्छा बना दिया, मतलब उसका हमने फोर्स अप्रिसिएशन कर दिया, तो उस लैंड की कीमत डबल तक हो सकती है। उसे हम कहते हैं एसेट। मतलब हमने एक इन्वेस्टमेंट करी, हमने थोड़ा दिमाग दौड़ाया, हमने रिसर्च करी कि कौन सा लैंड में इन्वेस्ट करने जैसा है एंड क्या भाव में लेना चाहिए, एंड उस एसेट में इन्वेस्ट करने के बाद हमें रेगुलर बेसिस पे तो इनकम जनरेट हो रही थी, लेकिन एप्रिसिएशन, फोर्स अप्रिसिएशन एंड बाकी सारी चीज़ें होती है, जैसे रेंटल इनकम भी इसमें से आ रही है। एंड इन सारी चीज़ों के द्वारा उस लैंड का पैसा भी चले गया, वो लैंड भी हमारे नाम पे हो गया, एंड हम जब उसे बेचेंगे तो वो और ज़्यादा महंगे भाव में बिकेगी। तो वो ऐसी चीज़ हो जाती है एसेट। एंड कहा जाता है कि आज के टाइम पर जो रियल मिलियनर्स हैं वो रियल एस्टेट्स हैं, ज़मीन का सौदा करने वाले, मतलब एसेट ओनर्स। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड के थ्रू स्टॉक्स के जरिए अपने रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि पैसिव इनकम का एक पार्ट हो गई। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट होती है वैसे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होती है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए आगे की वीडियो, डिटेल वीडियोस आएंगी। जैसे हमें स्टॉक में फायदा होता है वैसे हमें बॉन्ड्स में भी फायदा होता है, इसको आगे समझेंगे। एंड पांचवा मैंने लिखा है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट को अलग पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एसेट वाले में आपको समझा दिया है कि क्या होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एसेट का एक स्पेसिफिक वर्जन बोल सकते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वो कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, ऐसी प्रॉपर्टीज का जो डील करता है उसको रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं, तो रियल एस्टेट डीलर बोलते हैं। जो रियल एस्टेट को अच्छे से समझ गया उसके पास पैसों की बहार आने वाली है। अब ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड लग रही होंगी कि हम एम्प्लॉय स्टार्टिंग में कैसे बनेंगे, या तो एसेट ऑन कैसे करेंगे, या तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, या तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, या तो रियल एस्टेट के रिलेटेड डील्स कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें लर्निंग पे फोकस करना होता है स्टार्टिंग में। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम डायरेक्टली पैसिव इनकम पे फोकस करेंगे। एक्टिव इनकम बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए, अब वो जॉब के लिए रिलेटेड दिया, तो पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड दिया, तो टीचर मैंने एक स्पेसिफिक मेंशन किया था, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेंशन किया था। क्या लोग मेहनत नहीं करता है? मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों मेहनत करते हैं? एक अच्छी स्टेबल इनकम के लिए। लेकिन अगर वो हम स्टेबल इनकम पे स्टिक कर जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। हमें एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम पे फोकस करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि खाली पैसिव इनकम पे फोकस करो, हमें एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम पे फोकस करना चाहिए। क्या एसेट ओन करने के लिए हमें आखे दिन काम करना पड़ेगा? नहीं, हमें स्टार्टिंग में इनपुट डालना पड़ेगा। हमें लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन से एसेट में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है और कौन से एसेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने जैसा है। क्या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आखे दिन काम करना पड़ेगा? नहीं,
स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए हमें स्टार्टिंग में रिसर्च चाहिए होती है, लर्निंग चाहिए होती है। रियल एस्टेट का भी सेम है, हम अगर लर्निंग पे फोकस करेंगे, अगर हमने अच्छे से सीख लिया है तो भी हम हमारे जॉब, हमारे एक्टिव इनकम के साथ रियल एस्टेट की डीलिंग्स कर सकते हैं। एंड जब हमारा पैसिव इनकम का सोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हमें पूरा भरोसा है कि पैसिव इनकम के थ्रू हम अच्छा खासा कर सकते हैं, तब हम एक्टिव इनकम को क्विट करने की सोचेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम पे भी फोकस कर रहे हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन बहुत लोगों की एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसिव इनकम से कमाई होती है, लेकिन वो फिर भी एक्टिव इनकम पे अपना फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें एक स्टेबल जॉब चाहिए, वो अपनी जॉब सिक्योरिटी खोना नहीं चाहता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। हमने इनकम को समझा, एक्टिव इनकम क्या होती है ये समझा, हमने पैसिव इनकम क्या होती है ये समझा। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए एक्टिव इनकम को लेके, जॉब को लेके, पार्ट टाइम जॉब को लेके, या तो एम्प्लॉयर्स को लेके, या तो एम्प्लॉयज़ को लेके, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, एसेट ओनर्स, रियल एस्टेट, जितने भी एग्जांपल्स लिए, सारे एग्जांपल्स बस समझाने के लिए थे। इस वीडियो का ये इंटेंशन नहीं था कि किसी पार्ट टाइम जॉब या तो जो एक्टिव इनकम के थ्रू कमा रहे हैं उनके इंटेंशंस हर्ट करना। ये वीडियो का मकसद ये था कि ये बताया जा सके कि एक्टिव इनकम के थ्रू कमाना और पैसिव इनकम के थ्रू कमाना कितना अलग होता है एंड कैसे हम वो मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। इनकम को लेकर क्लियरेंस के लिए अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कीप इन टच। बाय बाय।